नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर के इस मंच में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया का प्राइम टाइम शो, जिसमें हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। आखिरकार क्यों ये खबरें प्राइम टाइम में अपना जगह बना रही हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की लोकतांत्रिक ताकत से कि भारत किस तरीके से लोकतंत्र के इतिहास में एक शानदार इबारत लिखते जा रहा है। भारत ने अपने सांसदों को विदेश भेजा हुआ है और हम बात कर रहे हैं उनमें से 9 रत्नों की। दरअसल ये भारत के असली नवरत्न हैं। ये नवरत्न हम उनको उन लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में जाकर जोरदार तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। इन सांसदों ने बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके या अपने दल का हित नहीं देखा, बल्कि देश के हित में ग्लोबल मंच पर अपने तर्क रखे और ये साबित कर दिया कि भारत जो है वो असली लोकतांत्रिक देश है इस दुनिया का। और पाकिस्तान के मुंह पे तो जो लोकतंत्र की दुहाई देता है, एक तरीके से करारा तमाचा हिंदुस्तान के इन सांसदों ने मारा है और ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र अगर कहीं जिंदा है तो वो भारत की सरजमी पर ही जिंदा है। ये सबसे खास बात रही। और क्यों हम इनको कह रहे हैं कि ये नवरत्न है। इन्होंने दरअसल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। और इस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने पूरी तरीके से भारत के हितों का ख्याल रखा। भूल गए कि देश में वो विपक्ष में हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब मिलकर एक हो चुके थे। 140 करोड़ भारतीयों के दूत बनकर अलग अलग देशों में नुमाइंदों को भेजा गया और फेल्ड स्टेट बन चुके पाकिस्तान को बेनकाब सबने किया, एक सुर में किया, एक साथ किया। ये एक ऐसा मौका था जब देश का मान तो बढ़ा, एक आम भारतीय को भी अपने उन जन प्रतिनिधियों पर बहुत गर्व महसूस हुआ जिन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुनकर उन लोगों ने भेजा था। आज हर वोटर इन सांसदों का बहुत खुश होगा कि इनके सांसदों ने भारत का आन बान शान बना के रखा। आपको आज हम बताएंगे कि भारत के 9 रत्नों ने अपने देश के पक्ष में क्या क्या कहा और कौन कौन से 9 रत्न हैं हम जिनके बारे में खास तौर पर एक कवरेज आपको अपनी लीड स्टोरी के तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं अपने तर्कों से आतंकिस्तान पर बार बार स्ट्राइक करने वाले 9 रत्न का पहला जो चेहरा है वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। दूसरा चेहरा आता है विदेशी मंच पर जाकर पार्टी लाइन से हटकर देश हित की बात करने वाले शशि थरूर का। तीसरा नाम है टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का, जिन्होंने जमकर भारतीय रणनीति की तारीफ की। चौथा प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद हैं। पांचवा नाम मनीष तिवारी का, कांग्रेस के सांसद हैं। छठा नाम बीजेपी के निशिकांत दुबे का। सातवां नाम सुप्रिया सूले। 8वें नंबर पर बांसुरी स्वराज बीजेपी की और 9वें नंबर पर कनिमोई, जो कि डीएमके की सांसद हैं। अलग अलग पार्टी के इन सांसदों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस इस आईपीएल सीजन में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, उससे समझ में आता है कि दरअसल यही भारत के असली 9 रत्न हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि हम भारत के इन 9 रत्नों की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। यकीन बनो, ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 million. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. आपके मन में सवाल होगा कि हम इन सांसदों को भारत के 9 रत्न क्यों कह रहे हैं। तो चलिए इस शब्द के अर्थ से ही शुरुआत करते हैं। शब्दकोश कहता है कि जो अपने वर्ग में श्रेष्ठ हो, उत्तम हो, चमकीला हो, जो विशिष्ट हो, वो रत्न कहलाता है। आज हम आपको जिन 9 सांसदों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने देश का दूत बनकर दुनिया भर में जिस तरह से भारत का पक्ष रखा और भारत का मान बढ़ाया है, ये बहुत खास है। इसलिए हम इन्हें भारत के 9 रत्न कह रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें
देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। अब हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं कि देश के 9 रत्नों ने विदेश में ऐसा क्या बोला जो इतिहास में दर्ज हो गया। सबसे पहले बात करते हैं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिनके बयान विदेशी धरती पर पाकिस्तान के खिलाफ किसी मिसाइल से कम साबित नहीं हुए। ओवैसी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने जिसने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में जाकर 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है. So, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying. विदेश मामलों में पारंगत कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी आतंकवाद के मोर्चे पर भारत सरकार के पक्ष में बेजोड़ तर्क रखे। थरूर के नेतृत्व में सांसदों के दल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को मजबूती से पेश किया। थरूर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक का भी समर्थन किया। And let me say to you, this is going to be the new normal. Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the Sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. थरूर ने दुनिया के मंच पर अपनी बात मजबूती के साथ रख दी, लेकिन अपने ही घर में घिर गए। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी। सेना की कार्रवाई का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने भी भारत की बात सुनाकर दुनिया भर में वाहवाही लूटी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान पहुंचे अभिषेक ने साफ शब्दों में कहा कि उनका मकसद आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेपर्दा करना है। एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स, मिलिट्री जनरल्स ऑफ पाक आर्मी आर फिजिकली प्रेजेंट टू ऑफर देयर ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट्स to those terrorists. It's out in public domain.
मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। इसी तरह शिवसेना यूटीवी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान को आतंकिस्तान करार दिया, जबकि कांग्रेस के मनीष तिवारी और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सूले ने भी दुनिया के सामने ये कहते हुए पाकिस्तान की पोल खोल दी कि वहां दशकों से आतंक का कारखाना चल रहा है। All the roots of terrorism emanate from Pakistan. Terrorism has become an economic industry for Pakistan to hold the world to account. To put a blackmail, a threat on the peace across the world, not just across our region. So we come to express not just our anger, but our resolute belief that what has begun as Operation Sindoor is not just a conventional fight back. It will have a fight back in all its form, in all its possibilities, and in all the spaces possible for India to tell the world and to especially tell Pakistan that we will hold you to account for every single life that an Indian loses because of your terrorism. Terrorism has no religion. Terrorism has no other manifestation. Terrorism is a pure evil which has to be exorcised from the body politic of this globe. And that is why after this horrific attack in Pahalgam, where 26 of our citizens were executed in cold blood, we are reaching out to the global community to create a global consensus against those nations which use terror as an instrument of state policy. हमें बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से उन्होंने हमें वायदा किया कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी टेररिज्म, हम पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ हम सब साथ हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए यूएई पहुंचे सांसदों के दल में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज शामिल थीं। बासुरी ने कहा कि सिंदूर अब न्याय का नया पर्याय है। भारतीय संस्कृति में सुहाग का रंग सिंदूरी होता है, सौभाग्य का रंग सिंदूरी होता है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत पाकिस्तान की शह पर दहशतगर्दों ने आकर इस सुहाग और सौभाग्य की लालिमा को लहूलुहान करने की जुर्रत करी। मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय सेना का, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का, जिन्होंने ये तय कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये निश्चित कर दिया कि अब हिम्मत का रंग सिंदूरी है। 80 साल से हम आतंकवाद से परेशान हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि हमारे सारे अच्छाई करने के बाद भी उसके साथ हम जब भी समझौता करने जाते हैं, जब भी अच्छा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वो आतंकवादी गतिविधि करता है, हमारे निरीह निहत्थे लोगों को मारता है। इस बार तो पहलगाम में उसने और भी गजब कर दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुओं को मारा, उसने कलमा के नाम पर मारा। तो हमने कहा कि आतंकवाद वो कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होगा उसका पूंछ। यदि नहीं होगा आतंकवादी गतिविधि, यदि वो बढ़ाते रहेगा या फिर से यदि वो करेगा, तो अब हमारी परिभाषा बदल गई है, जैसे अशोका ने किया। डीएमके सांसद कनिमोझी उस प्रतिनिधिमंडल में थी जो भारत का पक्ष रखने के लिए ग्रीस पहुंचा। कनिमोझी ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री का मत साफ है कि पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। We do not want to distinguish between a government which trains, sponsors terrorism and actually terrorists. So this is a point where India will not negotiate with a government or terrorist groups. India has made it clear, and our Prime Minister has made it very clear that Pakistan has to dismantle these terrorist outfits in their own soil, put an end to them, and then come to the negotiating table. And we come here, seeking your understanding, and also we want Greece to stand with us. कुल मिलाकर सांसदों ने देश हित में बोला और ये साबित कर दिया कि वो किसी दल के नेता नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और रणनीतिक दूत बनकर आए हैं।
और उनके लिए देश प्रथम है। जो काम भारत के इन सांसदों ने किया है, पाकिस्तान आज ताउम्र नहीं सोच सकता कि वहां पर ऐसा कोई डेलीगेशन बनेगा जिसमें हर पार्टी के मेंबर होंगे और दुनिया भर में जाकर इस तरीके से पाकिस्तान की बात कर पाएंगे। ये सांसद देश में रहते हैं तो इनके बीच वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन जब देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो सब एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, दरअसल वो आतंकिस्तान है। भारत आज हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामरिक तौर पर भी भारत बहुत आगे बढ़ गया है और ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं इस पूरी कहानी में जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना, जानना कि आखिरकार क्यों भारत सामरिक तौर पर पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। क्यों हम ये कहते हैं, ये हमने आपको बताया कि क्यों इन सांसदों ने जाके दुनिया के मंचों पर क्या कहा है। पहले आपको एक एक करके पॉइंट वाइज सुनाता हूं कि सबके सुर कैसे एक साथ मिल रहे थे। पहला, जो 9 सांसद भारत के आप कह लीजिए नवरत्न हैं, उन्होंने क्या कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान अब आतंकिस्तान बन चुका है। भारत ने सटीक और नपी तुली कार्रवाई की है। अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, भारत ने सटीक और नपी तुली कार्रवाई की है। चौथा पॉइंट, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग जरूरी है। यह सब ने एक सुर में कहा। पाकिस्तान को समझाने का नहीं, अब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का वक्त हो चुका है, ये सब ने कहा। आतंकी पालने की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और कहा। 7वां पॉइंट था, आतंकवादी मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जवाबदेही दुनिया को तय करनी होगी। देश हित में भारत के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। यही संदेश वहां जाकर विदेश में भारतीय सांसदों ने दुनिया को दे दिया है कि अगर आप पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो पूरा हिंदुस्तान एक है, यहां पर आप उसको आपस में बांट नहीं सकते हैं। आपको याद होगा, पहलगाम हमला करके आतंकियों ने धर्म पूछा था, मजहब पूछा था, भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये साबित कर दिया इस ऑल पार्टी डेलीगेशन ने कि भारत, जब तक विदेश नीति का मामला है, जब तक हिंदुस्तान की साख का मामला है, पूरा भारत एक है। भारत आज हर क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामरिक तौर पर भी भारत बहुत आगे है। जहां एक और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं आत्मनिर्भरता का संदेश भी हम विश्व भर को आजकल दे रहे हैं। जहां बात हो पाकिस्तान की, तो आज आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के आगे घुटने टेक कर बैठ गया है। हर मोर्चे पर आज हम डट कर तैयार खड़े हैं और ये आपको अगर समझना है तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे पाकिस्तान को हर मोर्चे पे पटखनी दी जा रही है। पाकिस्तान को भारत आज हर तरह से जवाब दे रहा है। भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत के आगे पाकिस्तान झुका है। भारत की आर्थिक ताकत आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हाल के वर्षों में जापान को पीछे छोड़ते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। सामरिक मोर्चे पर भी भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है।
कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में और विस्तार करेगा। ये कदम भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक नया मुकाम देगा। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहे हैं। ये न केवल भारतीय वायुसेना को मजबूत करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी AMCA कार्यक्रम को मंजूरी दी, जो स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा। वैमानिकी विकास एजेंसी ADA निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर MACA विकसित करेगी। निजी और सार्वजनिक कंपनियां स्वतंत्र रूप से संयुक्त उद्यम या कंसोर्टिया के रूप में बोली लगा सकती हैं। AMCA एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान होगा, जो भारत की वायुसेना को और मजबूत करेगा। ADA जल्द ही AMCA के विकास चरण के लिए रुचि पत्र जारी करेगी। भारत अपने स्वदेशी हथियारों पर पूरा भरोसा करता है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता सबूत है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ये था भारत का शक्ति प्रदर्शन, जिसने दुश्मन को साफ संदेश दिया कि भारत की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो उतर वाला दे रहा है। और अब बात उस कश्मीर की जिसे आतंकियों ने लहूलुहान करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत कभी पीछे हटना नहीं जानता। आज कश्मीर फिर से उठकर मुस्कुरा रहा है। पर्यटक फिर से वादियों में लौट रहे हैं। कल उमर अब्दुल्ला पहलगाम में थे और आज गुलमर्ग में लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि कश्मीर उनका है, सुरक्षित है और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और इस बात का भरोसा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने NDTV के माइक पर दिया। ये डेस्टिनेशन जो है ये खुले हैं। बेशक कुछ जगह इनमें फिलहाल एहतियात के तौर पे हमें बंद रखने पड़े, लेकिन उस पर भी दोबारा सोचा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो लिस्ट जो जारी की गई थी 22 अप्रैल के हमले के बाद, उसको जो है दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका शुक्रिया करने के लिए, जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, और ये पैगाम भेजने के लिए कि 22 अप्रैल का हमला जो है वो हमें अपने मिशन से जो है वो हमें डिरेल नहीं करेगी। क्योंकि आतंकी वही चाहते थे यहाँ कोई पर्यटक ना। बिल्कुल, वो चाहते थे कि यहाँ कोई तरक्की ना हो, वो चाहते थे कि यहाँ माहौल जो है वो बिगड़ा रहे, और वो चाहते थे कि यहाँ कहीं से भी कोई विजिटर ना आए। जाहिर सी बात है कि हम उसका जो है मुतबादल चाहते हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये है नया भारत, एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपनी ताकत से दुश्मनों को जवाब देता है बल्कि अपने लोगों को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य भी दे रहा है। हमारी ताकत, हमारी एकता और हमारा हौसला, यही है भारत की असली पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बताया कि आतंक फैलाने की उसकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। लेकिन इससे आगे भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में भी एक नया झंडा इन दिनों गाड़ा है। भारत ने जापान जैसे देश को कड़ी टक्कर देते हुए दुनिया में चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था के मामले में खुद को काबिज कर लिया है। कि भारत के आगे अब जर्मनी, चीन और अमेरिका है। और जर्मनी को फतेह करने के लिए भारत की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। भारत ने दावा तो कर दिया कि वो तीसरे नंबर की अवस्था बन जाएगा, चौथे पर पहुंच चुका है, लेकिन इस पर एक छोटा सा विवाद भी नीति आयोग के भीतर हो गया है। लेकिन सब ये मान रहे हैं कि भारत बहुत ही जल्द चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था अगर नहीं बना है तो अगले कुछ महीनों में बन जाएगा। बस 3 साल और मान के चलिए, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और पाकिस्तान तो उधर सोच भी नहीं सकता। मोदी की गारंटी है
मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। वो दिन भी जल्द ही आने वाला है। उससे पहले नीति आयोग के सीईओ ने बता दिया था कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. लेकिन अब उसी नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी कह रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था तो हम बन ही जाएंगे, मगर दिसंबर तक। जब 2024 का डेटा आ गया था जनवरी फरवरी में, तो हमने ये VIP इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक पावर है, तो उसको फोरकास्ट किया था फिर से। तो वो बता रहा था कि हम इंडिया जापान से इकोनॉमिक पावर एज मेजर्ड बाय इंडेक्स ऑलरेडी ऊंचा हो गया था। पर जो फोरकास्ट होता है, जो वो लोग डिस्कस करते हैं, वो US डॉलर में होता है। तो उसका मैंने कहा था कि 2025 में हम वो स्थिति आ जाएगी। तो इंडेक्स 2024 में ही ज़्यादा हो गया, 2025 में जो डॉलर वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो जाएगी इंडिया की, तो 4 पहुंच जाएंगे। पर वो और फिर अप्रैल में IMF ने भी नंबर्स दिए 2025 के, जिसमें उन्होंने दिखाया और दे बेसिकली कंफर्म जो मैंने फोरकास्ट दिया था कि इंडिया की पोजीशन 5 से होके चौथे पे पहुंच जाएगी 2025 में। तो दैट आई एम कॉन्फिडेंट विल हैपन इन 2025। और आगे जाएं तो जो IMF है वो 5 साल के फोरकास्ट देता है हर कंट्री के। तो उसके हिसाब से अब 28 में हम तीसरी दर्जे पे पहुंच जाएंगे। मेरे जो एस्टिमेट्स हैं कि हो सकता है कि 27 से भी हो जाए। तो आप समझ लीजिए या 2027 या 2028 में हम तीसरी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। वैसे आज की तारीख में भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं जापान की अर्थव्यवस्था 4.186 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की ये कामयाबी इसलिए काफी बड़ी है कि साल 2000 में भारत की इकोनॉमी 468 बिलियन डॉलर की थी, जबकि उस वक्त जापान की इकोनॉमी 4.968 बिलियन डॉलर की थी। यानी तब जापान की अर्थव्यवस्था भारत से 10.5 गुना ज्यादा थी। और महज 3 साल बाद यानी 2028 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2028 में 34.34 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। 23.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन दूसरे नंबर की इकोनॉमी होगी और 5.58 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत तीसरे नंबर की। लेकिन भारत की कोशिश नंबर 1 अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की है। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए इंसान अपनी ताकत लगाए तो हासिल नहीं कर सकता। विडंबना देखिए, 90 के दशक में भारत और चीन की जीडीपी लगभग साथ साथ चल रही थी। आज चीन हमसे लगभग 4 गुना अधिक ट्रिलियन के मामले में, इकोनॉमी के मामले में आगे चल रहा है और भारत उससे 4 गुना पीछे है। उसको कवर करने के लिए भारत को लगातार अगले 25 सालों तक 8% के ऊपर की दर रखनी होगी, विकास दर, तब हम चीन के बराबरी पर या चीन को मात दे पाएंगे, बशर्ते कि चीन और तेजी से आगे ना बढ़े। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात एक और महत्वपूर्ण खबर की। हमारे देश में हर उम्र के लोगों में से एक समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समस्या का नाम है मोटापा। कहीं आप भी उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं जो मोटापे से परेशान हैं, लेकिन मोटापे के खिलाफ लड़ाई लड़ने से बच रहे हैं, यानी आलस से कर रहे हैं। दरअसल देश में अब मोटापे के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन की शुरुआत की, आह्वान किया। आज उससे जुड़ी एक बड़ी पहल सामने आई है। मैं आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में
ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बार बार मोटापे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश में ये एक बड़ा अभियान बन गया। पीएम की अपील पर अब एफसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी राज्यों को मोटापा रोकने के साथ साथ तेल और चीनी की खपत घटाने के निर्देश दिए। एफसाई ने खाने में तेल की खपत 10% तक घटाने और संतुलित आहार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने और बच्चों को मीठे के नुकसान को लेकर जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। FSSAI ने सभी राज्यों को ये सलाह दी है कि तेल की खपत में 10% की कमी करें, साथ में तेल की गुणवत्ता कैसी है खाने के उसको सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर जांच करें, छापेमारी करें। इसके अलावा CBSE को भी ये कहा गया है कि वो अपने अपने स्कूलों में जो शुगर बोर्ड है उसको लगाएं, ताकि वहाँ के छात्रों को ये समझ में आए कि हम कितनी शुगर ले रहे हैं, कितनी कैलोरी ले रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव क्या शरीर पर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सलाह के तौर पर FSSAI ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है। और FSSAI ने ये भी कहा है कि अगर राज्यों को प्रशिक्षित करने के लिए, उनको AI तकनीक से जानकारी देने के लिए वो उस स्तर पर जो है वो राज्यों का सहयोग करने के लिए तैयार है। पिछले दिनों आई लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है कि वर्ष 2050 तक हर तीसरा भारतीय मोटापे का शिकार बन जाएगा। 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे से ग्रस्त होंगे। इन 44 करोड़ में 21.8 करोड़ पुरुष जबकि 23.1 करोड़ महिलाएं होंगी। इसी तरह 5 से 14 साल के 3 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार होंगे। जाहिर है भारत में मोटापे के खिलाफ एक अभियान जरूरी है और प्रधानमंत्री ने बार बार इसका आह्वान भी किया है। आज एक ऐसी चुनौती की बात भी करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में ओबेसिटी की, मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ओबेसिटी, मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है। 2 चीजों पर जरूर फोकस करें। ये 2 चीजें एक्सरसाइज और डाइट से जुड़ी हैं। हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर एक्सरसाइज जरूर करिए। टहलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो अवश्य कीजिए। दूसरा ये कि अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। बैलेंस इंटेक पर आपका फोकस हो और खाना न्यूट्रिशियस हो, पौष्टिक हो। एक और चीज हो सकती है, अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है। अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि खाने के तेल में 10% कमी करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से मोटापे से निपटा जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में तेल की खपत को कम करने को लेकर जागरूकता के लिए 10 लोगों को ये कहते हुए नॉमिनेट किया था कि ये 10 लोग दूसरे 10 लोगों को नॉमिनेट करें ताकि ये आंदोलन और बड़ा हो। पीएम ने आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनु भाकर,
मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलेकणी, उमर अब्दुल्ला, आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति को इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया था। जाहिर है देश में जागरूकता बढ़ेगी तो मोटापा हारेगा और फिट इंडिया का सपना भी तेजी से साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल बॉडी वेट को मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उतनी कैलोरीज आपको बर्न करनी है, उतनी आपको मेहनत करनी है, उतनी आपको एक्सरसाइज करनी है। आप अगर जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम भारत के लोग क्यों मोटे हो रहे हैं तो समझ लीजिए, एक्सरसाइज कम करते हैं हम लोग, घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, पैदल चलना कम हो गया है, फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, खाने का समय अनियमित है हम लोगों का, भोजन में पोषक तत्वों की कमी है और इन तमाम वजहों से वजन हमारा बढ़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि शरीर में बीमारियां लग रही हैं, डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, दिल की बीमारी हो रही है, स्ट्रोक, फैटी लिवर, अर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ रही हैं और जब आप इनकी दवाइयां खाते हैं तो उनसे भी वजन बढ़ता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की जिंदगी में शादियों की नई पेच अब खुलने लगी है। ऐश्वर्या राय से 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी। वो शादी आज तनावग्रस्त है, उसमें डिवोर्स को लेकर मामला चल रहा है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली थी कि किसी अनुष्का यादव से उनकी शादी हो गई है। फिर खबर आई किसी निशु सिन्हा से भी उनकी शादी हो चुकी है और उनके साथ ही तेज प्रताप मालदीव में छुट्टी मना रहे हैं। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम दीदी करके है। आखिर क्या है लेडीज वर्सेस तेज प्रताप का ये खेल, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 7 साल पहले तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से। कुछ दिनों पहले तेज प्रताप की तस्वीर अनुष्का यादव के साथ। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने लगाया आरोप कि तेज प्रताप विदेश में घूम रहे हैं किसी सिन्हा टाइटल वाली लड़की के साथ। मांझी के इस ट्वीट को बीजेपी नेता निखिल आनंद ने रीट्वीट कर दिया। लालू प्रसाद जी को जब अपनी 7 बेटियों की शादी करनी थी तो यादव समाज के अच्छे घरों में चुनकर उनका विवाह किया। लेकिन देखिए उनके 2 बेटे हैं और यादव समाज की राजनीति करते हैं। यादव समाज को बंधुआ मजदूर बनाकर खूंटे से बांधकर उसका वोट लेते हैं और यादव समाज की 2 लड़कियों को अपने घर में अपने बेटों से विवाह करके उनको सम्मान भी नहीं दे सकते। ऐश्वर्या राय के साथ जो हुआ वो तो सरासर धोखा है। और अब तेज प्रताप प्रकरण में एंट्री हुई एक दीदी की। तो बिहार की राजनीति में, राजद की फैमिली पार्टी में और लालू यादव के परिवार में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे कहा जा सकता है कि लेडी वर्सेस तेज प्रताप। पहले बात उस दीदी की जिसकी एंट्री तेज प्रताप प्रकरण में हुई। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के प्रकरण में एक नई महिला की एंट्री हुई। उस महिला से अनुष्का यादव चैट करते नजर आ रहे। अनुष्का यादव के कई चैट सोशल मीडिया पे वायरल है और अब इस चैट में नजर आ रहा है कि वो अलका यादव नाम की महिला से दीदी बोलकर चैट कर रही। इस चैट में अनुष्का अलका यादव से तेज प्रताप और निशु सिन्हा के बारे में बात कर रही। इस चैट में अनुष्का बता रही है कि कैसे तेज प्रताप और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं, बल्कि फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। इसमें अलका बोल भी रही हैं कि अब मुझे ये मीडिया में बताना होगा कि तेज प्रताप यादव ने एक नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं। अब सवाल है कि अलका यादव कौन है। सूत्रों की माने तो ये अलका यादव लालू यादव के साले सुभाष यादव की बेटी है, लेकिन अभी तक वह भी मीडिया के सामने नहीं आई। वहीं सुभाष यादव ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है और लालू यादव को अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। थोड़ा सा लालू जी ने गड़बड़ किया है, जो जल्दीबाजी में उनको पार्टी और परिवार से निकाल दिया। ये गलत किया, ये नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ अनुष्का के भाई का भी आरोप है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे लालू और तेजस्वी का हाथ है। तेज प्रताप यादव जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब क्या चोर चुट्टा है, सब खराब लोग हैं? मैं यही बार बार कह रहा हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, उनके पूरे परिवार से, कि किसी बाहरी के बहकावे में आकर परिवार को बर्बाद होने से बचाइए। बाहरी लोग आपके घर में घुस चुके हैं, आपके परिवार को खत्म करने के लिए लग चुके हैं। नतीजा सामने में है। जो आपके घर का लड़का अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाने का संघर्ष करता था, उसको आपने बिना मतलब में पार्टी से निकाल दिया। तो ये माना जाए ना कि ठाकुर भानु प्रताप का जो हीरा था, जो मजदूर था, वो भी बाबूजी के नाम पे हॉस्पिटल बनाया था। तो कल के तेज प्रताप यादव जी भी वही करेंगे। आज जो लोग अभी मजा ले रहे हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि वही तेज प्रताप यादव है जो बर्थडे से लेकर 27 तक में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाता था। और अब पार्टी का कौन मनोबल बढ़ाएगा, ये विचार करने की बात है। दरअसल तेज प्रताप यादव की जिंदगी की जितनी तस्वीरें आ रही हैं, उनमें सवाल उठता है कि क्या तेज प्रताप ने अनुष्का यादव से शादी की थी, जैसे कि इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, जिसको बाद में हैक किया हुआ बता रहे थे। क्या तेज प्रताप मालदीव में निशु सिन्हा के साथ गए थे और निशु सिन्हा से भी उन्होंने शादी कर ली है, जैसा कि अनुष्का के दीदी वाले चैट से दिखता है? या फिर तेज प्रताप की जिंदगी में अभी कई और पेच हैं जो धीरे धीरे खुलने वाले हैं? अनुष्का यादव और उनके परिवार के मुताबिक तेज प्रताप की मालदीव वाली यात्रा की जानकारी पूरे लालू परिवार को थी। बताया जा रहा है कि अनुष्का यादव इस यात्रा से काफी नाराज थी, जिसके बाद तेज प्रताप यादव पर अनुष्का के परिवार की तरफ से दबाव बनाया गया कि अनुष्का के साथ रिश्ते को सार्वजनिक करें। दूसरी तरफ लालू परिवार पहले दिन से तेज प्रताप से पल्ला छुड़ाता दिख रहा है। निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। तेज प्रताप अक्सर भेष बदलते हैं, कभी भगवान शिव की मुद्रा में आ जाते हैं तो कभी भगवान कृष्ण की। लेकिन अभी उनकी मोहब्बत और रिलेशन के सवाल बिहार की राजनीति में काफी अहम बने हुए हैं। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत के लोगों को मस्त इंटरनेट मिलने वाला है। बहुत ही जल्द सैटेलाइट इंटरनेट भारत में उपलब्ध होगा। एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई सैटेलाइट कम्युनिकेशन फर्म से कुछ दिनों के भीतर ही भारत में अपनी सर्विसेज शुरू करने की उम्मीद है। लेकिन जितनी सुविधा स्टारलिंक लेकर आ रहा है, उसके इस्तेमाल के लिए आपको उतनी ही जेब ढीली भी करनी होगी। ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। 4, 3, 2, 1. ये इंटरनेट का जमाना है। अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट हर वक्त हर पल चाहते हैं तो एलन मस्क इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं और आपको इलाकों में नेटवर्क की परेशानी है तो एलन मस्क इसके बारे में काम कर रहे हैं। अगर आप घर बैठे चुटकियों में लंबी से लंबी वीडियो या मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं तो निश्चिंत रहिए, जल्द ही आप ऐसा भी कर पाएंगे। लेकिन कैसे? दरअसल भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में दस्तक देने को तैयार है। हजारों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के नेटवर्क के जरिए स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट देगी, वो भी उन इलाकों में जहां फाइबर या मोबाइल टावर की पहुंच नहीं है। ये दूर दराज के गांवों और इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वहां जहां मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है या ब्रॉडबैंड भी नहीं है, स्टारलिंक एक तेज इंटरनेट दे सकता है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और आजकल जो डॉक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा इलाज कर सकते हैं, और जो छोटे जो व्यापारी हैं वो अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। मगर ठहरिए, इसके लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जियो और एयरटेल के 5G और फाइबर ब्रॉडबैंड की कीमतें 400 से 700 रुपए प्रति माह है, जबकि स्टारलिंक की कीमत 3500 से 7000 रुपए तक की हो सकती है।
ऐसे में स्टारलिंक का फोकस ग्रामीण और प्रीमियम यूजर्स पर होगा, जिससे जियो और एयरटेल को तत्काल बड़ा नुकसान होने की संभावना कम है। लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा इन कंपनियों को अपनी सेवाएं बेहतर करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। स्टारलिंक का खर्चा काफी है और अगर दूसरों के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा है, पर फिर भी जहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, जैसे पहाड़ी इलाके हो या डेजर्ट या आइलैंड, वहाँ लोग इसे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। भारत में 47% आबादी अभी भी इंटरनेट से वंचित है। स्टारलिंक का लक्ष्य मिड टू लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना है। ये सेवा शिक्षा, टेलीमेडिसिन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन भारत सरकार की सख्त डेटा सिक्योरिटी और लोकलाइजेशन शर्तें स्टारलिंक के लिए चुनौती बन सकती हैं। स्टारलिंक के सामने सरकार ने 3 शर्तें भी रखी हैं। पहली शर्त, इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बनेगा। दूसरी शर्त, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत होगी। और तीसरी शर्त, सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे में लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या स्टारलिंक की एंट्री से जियो और एयरटेल को नुकसान होगा? नहीं, स्टारलिंक जियो और एयरटेल को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एयरटेल को स्टारलिंक का फोकस सिर्फ गांव और दूर के इलाकों पर है। सिटीज में उसका उतना काम नहीं हो, क्योंकि जियो और एयरटेल ऑलरेडी सब्सिडाइज और बहुत कम रेट में। तो आप तैयार रहिए इस इंटरनेट के लिए, बहुत जल्द आपके पास होगा। लेकिन फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। आज खबरों खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।